रखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी और कुछ अहम मार्केट अपडेट्स के साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो हमारे दर्शकों को बताते हैं कुछ खास टिप्स और इन एक्सपर्ट टिप्स के भरोसेमंद सलाह के आधार पर आपका बनता है पैसा। तो आज के शो में सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं कि आज के शो में हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। तो आज के शो में बात होगी नेचुरल गैस में तेजी की क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान आपको बताएंगे और कल के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें स्टॉक्स पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे आज बाजार में एक्शन की। जी हाँ, उतार चढ़ाव से भरे बाजार में निफ्टी अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। निफ्टी 85 अंकों की तेजी के साथ 18,200 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 230 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आज शानदार तेजी रही और ये अपने ऑल टाइम हाई से बस चंद कदम दूर रहा। बाजार में एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, एक रेंज के अंदर उतार चढ़ाव रहा, लेकिन आज का जो दिन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी के लिहाज से। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था निफ्टी के लिहाज से। दोनों ने अपनी रेंज को मेंटेन रखा और उसी बीच अगर आज बैंक निफ्टी के हाईएस्ट लेवल की बात पहुंचे तो 41,840 ऑल टाइम हाई है। हम दो बार आज बेहद करीब पहुंचे, एक तो सुबह सुबह और एक बाद में क्लोज करते हुए। 1200 शेयर माफ कीजिए ऐसे थे जो कि आज एडवांसेस में दिखे, 700 शेयर डिक्लाइंस में थे। इसका मतलब है कि मार्केट का आज ब्रेड ठीक थी। आज बाजार में ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे। निफ्टी ने 18,200 यानी कि 18,000 के लेवल को बचाया। बैंक निफ्टी ने 41,300 के लेवल को बचाया जो कि प्रीवियस क्लोज था इसका। तो दोनों ही अपने अपने लेवल्स के ऊपर जाके बंद हुए। जो आज हमको गैप मिला उसमें हमने सरेंडर नहीं किया। आ जाते हैं बाजार के अंदर एक्चुअली में आज हुआ क्या और कौन कौन से शेयर्स चले हैं, एक बार इसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। आप देखेंगे कि आज बढ़ने वाले शेयर्स की अगर कैटेगरी चेक कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आज वहाँ पे कुछ हद तक बैंकिंग स्टॉक्स का बोलबाला फिर से काफ़ी ज़्यादा दिखा आपको। अगर आप उन्हीं शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे जहाँ पर आज अच्छे शेयर्स चलते हुए दिखे, उसमें एक तो NIT था, ब्रिटानिया था, अडानी एंटरप्राइजेस था। ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं निफ्टी के जो कि आज चलते हुए दिखे। काफ़ी दिनों के बाद BPCL में भी हमको करीब 8% के आसपास की बढ़त बनती हुई दिखी है। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ आज 2% से लेके 4 से लेके 10% तक भी हमको बनती हुई दिखी है। इस सारे के सारे स्क्रीन पर आप वो शेयर्स देख पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के लूजर्स अगर आप चेक करेंगे तो DV स्लैब के नंबर्स खराब आए थे, पिटाई हुई उसकी। मैरिको थोड़ा उसकी गाइडेंस ठीक आई है लेकिन फिर भी नंबर पे प्रेशर था। इसके अलावा एशियन पेंट्स, सिप्ला, सन फार्मा, खासकर अगर आप इन 4 शेयर्स देख पा रहे हैं तो आप फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे होंगे। सन फार्मा के अंदर, सिप्ला के अंदर, DV के अंदर शेयर्स टूटे और कुछ प्रॉफिट बुक हुए। एशियन पेंट थोड़ा क्रूड वापस आ गया था $98 के आसपास, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई दिखी है। छोटी मझोली शेयर्स की कैटेगरी में भी एक बार ले आते हैं आपको और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जैसे कि NIT, RVNL, ये कुछ एक शेयर्स काफ़ी अच्छे चले। बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखे गया और इसके अलावा GM फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमको अच्छी बढ़त आज बनते हुए दिखी है। ये कुछ वो शेयर्स थे जहाँ पे निफ्टी 500 की कैटेगरी से हम शेयर निकालते हैं और आपके सामने रखते हैं। इसी कैटेगरी में जो वीक शेयर अगर आप देखेंगे ना, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको खास का एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये मंदी वाले शेयर दिखाएं आप, इसमें मैरिको देख पा रहे होंगे, इसमें एलेम्बिक फार्मा देख पा रहे होंगे, इसमें वेदांत फैशन देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे शेयर्स वो थे जो कि आज कमजोरी के साथ हमको बंद होते हुए दिखे। तो कुल मिला के आज मार्केट के अंदर जो डे था वो बैंकिंग का फिर से था। मैं चलते चलते बस आपको साल का जो हाई जिन शेयर्स ने लगाया वो एक बार बता देता हूँ। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने तेजी के साथ साल का हाई लगा दिया, ब्रिटानिया ने आज साल का हाई लगा दिया, आज जी शिपिंग RVNL ने साल का हाई लगा दिया। ये कुछ एक वो शेयर्स है जिनका आज का 52 वीक हाई यानी कि साल का हाई हमको लगता हुआ दिखा है। तो मार्केट की अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा और अब वक्त आ गया है हमारे 2 खास मेहमानों को शो में शामिल करने का। हमारे साथ हैं शर्मिला जोशी जी, शर्मिलाजोशी.com से, और इसके साथ ही किरण जानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
जैनम सिक्योरिटीज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शर्मिला जी, आज के बाजार पर किस तरह से आप देखती हैं आज के बाजार को? बिल्कुल, आई थिंक कि जैसे ही शुक्रवार को ये बात हुई कि फेड की मीटिंग हो गई थी, उसके साथ-साथ अपनी भी मीटिंग हो गई और दोनों मीटिंग्स परहैप्स फेड की मीटिंग में हम कह सकते हैं कि थोड़े मिक्स सिग्नल्स थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनको मिक्स सिग्नल दे रही है। लेकिन जहाँ तक हमारी आरबीआई मीटिंग थी, वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स थी। इट वाज मोर अ रिस्पॉन्स टू जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, एंड बिकॉज इट्स मोर देन द मीन, तो उसका जवाब देने के लिए था और कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इट सॉर्ट ऑफ सीम्स टू प्रूव कि हमने जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, दैट इज इनफ फॉर द मोमेंट, और उसमें कोई आरबीआई को इस तरह का ये जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से तब से मैं मार्केट पर काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि दोनों जो इवेंट्स, बड़े इवेंट्स हम कह सकते हैं ये महीने के लिए थे, वो दे आर आउट ऑफ द वे। और जिस तरह से फ्लोज में चेंज, बदलाव दिखा है कि एफआईएस के फ्लोज फिर से पॉजिटिव हो गए, वो भी एक भारतीय मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव है। So I would really be positive on the markets on the bit. I think कि 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। So I think कि एक मार्केट एक नया हाई बनाए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक फोकस काफी हद तक बैंकिंग स्टॉक्स पर रहेगा। तो आई थिंक दैट्स द वे टू अप्रोच द मार्केट। डिप्स पर बाय करें और एंड डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड। को तो अहम सलाह शर्मिला जी की ओर से आती हुई। किरण जी, निफ्टी बैंक बहुत ही कह सकते हैं कि अहम सपोर्ट दिखाते हुए, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम हाल के दिनों में भारतीय मार्केट को देख रहे हैं, उसमें बहुत ये उम्मीद की जा रही थी कि वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन बहुत स्थिर नजर आ रहा है बाजार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप वोलेटिलिटी की बात करें तो विक्स हम देख रहे हैं कि काफी लोअर लेवल के ऊपर 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एसएनपी विक्स भी देखिए, वो भी करीबन 25-22 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल है। और जिस तरह से विक्स एक लोअर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वी शुड एक्सपेक्ट अ लोअर वोलेटिलिटी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ग्लोबल क्यूज या तो जो मैक्रो रीजंस थे, काफी सारी न्यूज या तो अपडेट्स आने वाले थे, वो सब ऐसे इनलाइन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आए, जिसको लेते हुए कोई ज्यादातर मार्केट में कोई फियर नहीं है। उसके चलते हुए वोलेटिलिटी हमको कम दिख रही है। ओवरऑल अब लेवल वाइज बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट है, या तो एक लेवल है जहां से मेक और ब्रेक हो सकता है। हमने आज देखा कि 18,200 के आसपास मार्केट काफी झुमा, लेकिन कहीं ना कहीं वापस 18,200 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 18,200 के कॉल राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कल तो हमें छुट्टी है, परसों हमें देखना रहेगा कि अगर मार्केट पर 18,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये रैली कंटिन्यू हो सकती है और ऊपर में 18,400 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। लेकिन वेडनेसडे के दिन अगर 18,200 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो फिर आज जैसी रिकवरी आई, शायद ऐसी रिकवरी हम ना देखे आने वाले दिन में। सो 18,200 के आसपास आप अपने जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 18,200 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 18,000। अगर 18,200 के ऊपर है तो 18,100 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 18,400 की टारगेट। बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक 41,500 ब्रेक नहीं होता है तब तक डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो अपने लॉन्ग पोजीशन। ऊपर में 42,200 तक की एक रैली हम देख सकते हैं, लेकिन नीचे में अगर 41,500 ब्रेक होता है तो फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो लोअर आज की जो भी लोस बने उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो अहम सलाह देते हुए, और बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो एक 42,200 तक की रैली अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें तो नज़र आ सकती है आने वाले वक्त में। और बात करें अगर अब निफ्टी बैंक की तो जाहिर सी बात है कि एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं आगे और ज़रा कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं मार्केट के लिहाज से। डीवीज लैब ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, हमारे सहयोगी शरद दुबे पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है डीवीज लैब्स, निफ्टी की कंपनी है, फार्मा की, और स्टॉक जो है एज लो एज 9% दिन के ट्रेड में गिर चुकी थी। दूसरे तिमाही के नतीजे थे, वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और सारे पैरामीटर्स
रेवेन्यू, पैट, मार्जिन सब एनालिस्ट एस्टिमेट्स के नीचे आए थे। अगर बात करते हैं मोलनुपिराविर को, अगर वो जो कोविड सेगमेंट की ड्रग है उसको निकाल दे तो फिर भी बेस बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने मिला। मार्जिन्स में इम्पैक्ट हुआ क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हुआ और एक्सपोर्ट्स भी सिक्वेंशली गिर गया था, तो इसके कारण जो है स्टॉक में दबाव देखने मिला। फिर दोपहर में कॉल हुई थी 2 बजे, वहाँ पे भी जो है कमेंट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिली। एक टाइप से वीक सेट ऑफ कमेंट्री आई क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी की सेगमेंट्स में बढ़े हुए हैं। हालांकि कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो है जो आप कह सकते हैं टॉप आउट हुए हैं, लेकिन जो कमर्शियल वॉल्यूम्स हैं अगले 4 से लेकर 6 तिमाही तक बढ़ सकते हैं कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के लिए, और यही बिजनेस के लिए FY24 के लिए ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग रहेगा। हालांकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है 13% का गिरावट देखने मिला इस तिमाही में। और आगे जाते हुए इन्होंने एक और चीज़ कहा कि जो काकीनाडा कैपेक्स है उस पर गवर्नमेंट की अभी कोई क्लियरेंस नहीं आई है, कंपनी उसके लिए वेट कर रही है। और आगे जाते हुए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी कंपनी की ओवरऑल 80% की है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं आई गाइडेंस को लेके। हालांकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग पे दबाव रहेगा, उस पर फोकस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाटा मोटर्स के दूसरी तिमाही के नतीजे बुधवार को आएंगे। नतीजे कैसे रहेंगे बता रही हमारी सहयोगी सृष्टि। टाटा मोटर्स के नतीजों के अनुमान की बात करें तो एक बार फिर हमें लॉस घोषित करने की ही उम्मीद है, जहां पे कंपनी हो सकता है कि इस बार 7 स्ट्रेट क्वार्टर हम देखें कि टाटा मोटर्स लॉस घोषित करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके कारण सेम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी सबड्यूड देखने को मिली है इनके JLR और साथ ही इंडिया बिजनेस में। और इसके अलावा देखें तो हायर इंटरेस्ट कॉस्ट का असर जो है हमें कई समय से कंपनी से जूझती हुई नजर आई है। सबसे पहले JLR से शुरू करें तो तिमाही दर तिमाही 5% इनके वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आई है, पर सबसे अहम होगा इनके मार्जिन का नंबर देखना, जहां पे 11% के EBITDA मार्जिन की हम उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे कैश फ्लोज जो हैं थोड़े से बेहतर ज़रूर होते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने कहा था कि सेकंड क्वार्टर में वो ब्रेक इवन करेंगे और सेकंड हाफ में हो सकता है कि इम्प्रूव करते हुए नंबर्स दिखें, तो वो एक चीज़ होगी जो हमें देखनी होगी। पर इनके इंडिया बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट मामूली सी 5% की देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। यहाँ पे मार्जिन अगर देखें तो इनके पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 7% के मार्जिन रहेंगे और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में 6% के आसपास की हमें उम्मीद है। दोनों में ही तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट रहेगी। पर क्या कुछ ड्रैग दे सकता है कंपनी के नंबर्स को, क्योंकि JLR के वॉल्यूम्स में अभी भी प्रेशर है सप्लाई चेन कंस्ट्रेन के चलते, और साथ ही जिस तरीके से फॉरेक्स में और US डॉलर में उतार चढ़ाव में देखने को मिला है, तो फॉरेक्स लॉस जो है वो शायद काफ़ी ऊपर आते हुए दिखे। अब इनके नंबर्स पे अगर नज़र डालें तो 79,644 करोड़ आय में हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA में करीब 151% का जंप हमें देखने को मिल सकता है, 7,995 करोड़ की हमें यहाँ उम्मीद है। मार्जिन के फ्रंट पे 10% EBITDA मार्जिन आने की हम उम्मीद जता रहे हैं। वहीं प्रॉफिट तो नहीं हम उम्मीद कर रहे हैं, एक बार फिर कंपनी लॉस घोषित कर सकती है, पर आंकड़ा थोड़ा सा कम है जितने हम कई क्वार्टर्स से देख रहे थे। 655 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी इतने नंबर का जो है लॉस घोषित करती हुई नजर आ सकती है। तो टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान बता रही थी हमारी सहयोगी सृष्टि। और शर्मिला जी, टाटा मोटर्स की चर्चा अक्सर होती रहती है, नतीजे आने वाले हैं, किस तरह के मौके देख रही हैं और क्या करना चाहिए इसमें? मेरे हिसाब से बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से लॉस आएगा, लेकिन एक चीज देखना ये बहुत जरूरी है कि अगर उम्मीद जैसे हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है 655 करोड़ का लॉस आएगा, तो वो जो क्योंकि पिछले क्वार्टर 4,000 करोड़ का था, और इस तरह का अगर लॉस आता है और अगर पिछले 3-4 क्वार्टर भी देखे तो आई थिंक 1,000 करोड़ का तो ऑन एन एवरेज लॉस हुआ है पिछले 2 क्वार्टर्स में। फिर पिछले क्वार्टर में फिर से 4,000 करोड़, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,000 करोड़, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट माना जाएगा शॉर्ट पॉइंट इज। और दूसरी चीज उनके फेवर में ये है कि पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री काफी स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत अच्छी रिसीव हुई है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और काफी मार्केट पॉजिटिव है इस चीज को लेकर। द कंसर्न्स आर ऑफ कोर्स ऑन द JLR फ्रंट, जिस तरह से थिंग्स आर पैनिंग आउट ऑन अ ग्लोबल लेवल, लेकिन आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से फोकस काफी उनके इंडिया बिजनेस पर रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक फोकस एरिया रहा है। तो इन चीजों को देखकर आई वुड बी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स। लेट्स वेट एंड सी व्हाट द नंबर्स ब्रिंग अस ऑन वेडनेसडे। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पे एक
ऑप्टिमिस्टिक रवैया इस वक्त शर्मिला जी का आता हुआ। किरण जी, एक ख़ास स्टॉक पे आप जाना चाहूँगा, LIC। और हमने देखा कि पिछले दिनों एक हमेशा एक इसके साथ नज़र आ रहा है कि उतार चढ़ाव के साथ ही अभी भी बहुत से लोग इसे ऑप्टिमिस्टिक रूप में देख रहे हैं। IPO के बाद से ही इसमें बहुत तेज़ी गिरावट साफ तौर पर नज़र आई। फिलहाल किस तरह से देखते हैं आप, जिन्होंने रखा हुआ है उनके लिए क्या सलाह होगी? सो ओवरऑल LIC का जब से IPO आया है तब से हमने देखा है कि एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा 590 580 के आसपास का एक बॉटम बना है और लास्ट 3-4 दिन से स्टॉक कंटिन्यूसली एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक कहीं ना कहीं वापस अपने 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक शॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक वॉल्यूम्स हम देखें, सो वॉल्यूम्स में लास्ट 3 दिन का जिस तरह से हम कंटिन्यूस एक अपसाइड देख रहे थे, लास्ट 2 दिन से वैसा अपसाइड हम देख नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक काफी लंबे समय के बाद अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया है और नीचे भी अगर हम देखें तो 628 से लेके 620 का ये जो एक 10 रुपए का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो जब तक 620 के नीचे नहीं जाता है तब तक अगर आपको फ्रेश बाय करना हो तो 620 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली कर सकते हो। जिनके पास नीचे के लेवल के लिए हुए तो वो 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है हम देख रहे हैं कि एक बार ये अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज 660 को टच करे ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है। 620 के स्टॉप लॉस से LIC होल्ड करना चाहिए या तो फ्रेश बाइंग भी करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 660। तो LIC पर बहुत ही विशेष सलाह आती हुई किरण जी की ओर से। बढ़ते आगे, नेचुरल गैस में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताएं कि आखिर क्यों इस तरह की रैली नजर आ रही? लेकिन नेचुरल गैस में आज ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। MCX की अगर बात करें तो 10% तक की तेज़ी दिख चुकी है और नाइमेक्स पे इंटरनेशनल मार्केट में भी करीब 8 से 9% की तेज़ी वहाँ भी दिख रही है। नाइमेक्स पर भी $60 के आसपास भाव जा चुका है। ऐसे में जब लगातार यहाँ पर मार्केट में गैस की कीमतें बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई को लेकर भी एक चिंता यहाँ पर बरकरार है। दूसरी तरफ रूस को अगर देखें तो रूस से सप्लाई काफ़ी कम हो गई है यूरोप में, इसकी उस वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अब नवंबर के मध्य के बाद से सर्दियों के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका नुकसान ये होगा कि वहाँ पर डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी, हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की मांग बढ़ेगी और उसका सपोर्ट प्राइसेस को मिलेगा। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो यहाँ पर नेचुरल गैस की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। और रूस पर जो प्राइस कैप है उसकी जो समय सीमा है वो जो दिसंबर से लागू हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि यूरोपियन देश और खास करके पूरे ही पश्चिमी देश के साथ तनाव रूस के साथ और बढ़ जाए, उससे सप्लाई और रूस आगे जाकर कम कर सकता है। और ऐसे समय में जब पीक डिमांड, जब सबसे ज़्यादा हीटिंग डिमांड रहती है नेचुरल गैस की, ऐसे समय में अगर सप्लाई कम होती है डेफिनेटली आगे प्राइस और तेज़ी से बढ़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गैस मार्केट को में आगे और भी तेज़ी आ सकती है, आगे तेज़ी से दाम बढ़ सकते हैं। तो ये एक्शन नजर आ रहा है साफ तौर पर नेचुरल गैस में, और इस पर भी टेक ले लेते हैं। शर्मिला जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो दो स्पेसिफिक स्टॉक्स ONGC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, साफ तौर पे IOC की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी आपकी सलाह? So honestly, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव सेक्टर है और because it's so closely linked to inflation, तो मेरे हिसाब से ना इसमें कुछ आपको थोड़ा दूरी रहना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि इस तरह का आउटलुक है कि प्राइसेस अगर इस तरह से बढ़ती है तो ऑब्वियसली आई थिंक इसका पूरा पास थ्रू नहीं हो सकता है। और ये हमने देखा है इन द पास्ट एज वेल कि फिर टैक्सेस घटाए गए या प्राइसेस इंक्रीज करने में देरी हुई। So I think it's really best to stay away from the oil and gas space for the bit. ठीक है, तो फिलहाल दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव और एक जो है एक अस्थिरता भरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और कल के बाजार के क्या होने वाले हैं ट्रिगर, ये बता रही हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो भारतीय मार्केट्स तो बंद रहने वाले हैं कल, मगर हम देखेंगे कि ग्लोबल फ्रंट पर काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लो आएंगे। यूरोजोन रिटेल सेल्स डेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान अपनी आउटराइट परचेज अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अनाउंस करेंगे कल। अगर हम बात करें नवंबर 9 की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ जो आने वाले हैं वो होंगे US की होलसेल इन्वेंट्रीज, US के मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट भी आने वाले हैं।
चाइना की बात करें तो यहाँ पर पीपीआई और सीपीआई के जो आंकड़े रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जापान भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस रिलेटेड डेटा डिस्क्लोज करेंगे और EIA ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी एक्सपेक्टेड है नवंबर 9 को। अगर हम कुछ ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो डिज्नी, निंटेंडो, डाइकिन इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी कॉर्प, सुजुकी मोटर कॉर्प जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स डिस्क्लोज करेंगे नवंबर 8 को। इसके अलावा होंडा मोटर, कुबोटा और निसान मोटर्स भी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे नवंबर 9 को। निफ्टी कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं नवंबर 9 को। इसी के चलते स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लेते हैं तो फिलाटेक्स इंडिया की बोर्ड बैठक होने वाली है। सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसिडर करने वाले हैं कल। इसके अलावा शीला फोम की बोर्ड मीट भी होने वाली है। बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं नवंबर 8 को। नायका की बात करें तो उनका जो लॉकिंग पीरियड है प्री IPO शेयर होल्डर्स के लिए वो खत्म हो रहा है नवंबर 9 को। और इसी के साथ अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होना है तो नायका को खरीदने का आखिरी दिन है नवंबर 9 को। बलरामपुर चीनी मिल्स की बोर्ड बैठक होने वाली है। वो बायबैक ऑफर कंसिडर करने वाले हैं और शाम सेंचुरी फेरिस का भी बायबैक ऑफर बंद होने वाला है नवंबर 9 को। IPO की बात करें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का IPO खुलेगा नवंबर 9 को। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको ट्रैक करना चाहिए वो होंगे। ट्विटर के शेयर डीलिस्ट होने वाले हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इलॉन मस्क अपना टेक ओवर कंप्लीट करेंगे ये कंपनी का और उसी के चलते ये स्टॉक्स डीलिस्ट होंगे। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज, इवेंट्स और अर्निंग्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये थे कल के ट्रिगर और अब हम अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले किरण जी एक आपसे हम बीच बीच में अपने दर्शकों की भी कुछ क्वेरीज लेते रहेंगे। एक दर्शक है राहुल चौधरी इंदौर से, उन्होंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 100 शेयर ले रखे हैं 150 के भाव पे और उनका सवाल है कि फिलहाल तो 156 पे क्लोजिंग है, लेकिन आगे किस तरह के टारगेट मिल सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? की हम बात करें तो 240 से स्टॉक प्राइस में कंटिन्यू सेल ऑफ हमने देखा था। नीचे 120, 130 के आसपास स्टॉक्स में अच्छा खासा एक बॉटम बना है और वहां से अब अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बनी थी, उसमें से एक ब्रेकआउट आया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड है। काफी अच्छा बढ़िया हुआ है, अपने एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम हो रहा है। सो काफी अच्छा पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट है। डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए 144 का। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर वो कुछ प्लान आउट कर रहे हैं टू होल्ड फॉर 3 मंथ्स, यानी आने वाले 3 महीने में 180 से 190 तक के टारगेट डेफिनेटली फिनोलेक्स इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो बेहतर सलाह आपके लिए आती हुई 144 का स्टॉप लॉस रखें। 3 महीने का टारगेट अगर लेकर चलते हैं तो 180 से 190 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों मेहमान तैयार अपने VIP शेयर्स के साथ। शर्मिला जी, सबसे पहले आप बताएं आपके VIP शेयर्स कौन कौन से? आई एम गोइंग विद PI इंडस्ट्रीज। ये एक एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है और इनके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगले साल के लिए जो न्यू मॉलिक्यूल वो ऐड करेंगे वो भी उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी रहेगी। पिछले साल भी उन्होंने 9 लॉन्च किए, ये साल 7 करने की उनकी उम्मीद है। नए प्रोडक्ट लाइंस भी वो खोल रहे हैं, यानी अदर देन एग्रोकेमिकल्स। तो नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस में भी वो अपनी दे आर इंक्रीजिंग देयर पोर्टफोलियो बेस। तो ये सब चीजों को देखकर और जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स है, जिस तरह के नए न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस दे विल इंट्रोड्यूस, इन सब चीजों को देखकर लगता है कि आगे भी इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और मेरा टारगेट क्लोजर टू 3700 रहेगा, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉल। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से PI इंडस्ट्रीज 3700 का टारगेट। और अब किरण जी आप बताएं आपकी कौन सी VIP शेयर्स है? सो हमारे 2 कॉल रहेंगे, दोनों बाई तरफ के है। एक है CCL प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक्स में 540 तक के हाई बने थे। वहां से हमने देखा कि 480-470 तक का एक डिप आया, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट में 510 के ऊपर दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 518 के आसपास की क्लोजिंग है। लॉन्ग करके जाना चाहिए। 545 तक के टारगेट हम देख रहे हैं और 500 का हमें एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो कॉल है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर है। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है।
साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर आज ही अपने बुलिश जोन के अंदर एंटर हुआ है। 530 के आसपास की क्लोजिंग है, 550 तक के टारगेट हम यहाँ भी देख रहे हैं और 514 ऐसे स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो दो अहम वीआईपी शेयर्स की सलाह आती हुई किरण जी की ओर से। और किरण जी, इसके साथ ही शर्मिला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।